तो बच्चों ये हमारे पास एक कॉइल है और इस कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं N1 और इस कॉइल का रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है R1। इस कॉइल के अंदर है एक और कॉइल, ऐसे कोएक्सियली रखा हुआ है, जिसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन R2 है और नंबर ऑफ टर्न्स N2। नंबर ऑफ टर्न्स N2, रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन R2। और आपसे कहा गया फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस of arrangement. Find mutual inductance of arrangement. तो बच्चों करंट अगर हम आउटर कॉइल में कंसीडर करें तो फ्लक्स अंदर वाले कॉइल में निकालें, जिससे हमें म्यूचुअल इफेक्ट पता चलेगा। अगर आप बाहर वाले में करंट आई है और बाहर वाले का ही फ्लक्स निकालेंगे तो उससे आपको सेल्फ इफेक्ट पता चलेगा, म्यूचुअल नहीं। तो फ्लक्स का फॉर्मूला NBA मैं अप्लाई कर रहा हूं, क्योंकि मैं फ्लक्स अंदर वाले कॉइल का निकाल रहा हूं, इसलिए मैं नंबर ऑफ टर्न्स भी अंदर वाले कॉइल के ले रहा हूं, एरिया भी अंदर वाले कॉइल का ले रहा हूं। लेकिन म्यूचुअल इफेक्ट देखना है तो मैग्नेटिक फील्ड वो लूंगा जो बाहर वाले कॉइल में जो करंट है उसकी वजह से आ रहा है। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए यस और नो। phi इज इक्वल टू NBA। तो अंदर वाले कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स हमने N2 लिए हैं और बाहर जो आपका कॉइल नजर आ रहा है उसमें उससे आने वाला मैग्नेटिक फील्ड होगा म्यू नॉट NI। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट NI, जहां N नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। और अंदर वाले कॉइल का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा वो होगा पाई R2 स्क्वायर, पाई R2 स्क्वायर। और फ्लक्स को आप MI भी लिख सकते हैं, ये मैं आपको कल पढ़ा चुका हूं। phi इज इक्वल टू LI या phi इज इक्वल टू MI। अगर आप सेल्फ इंडक्टेंस निकाल रहे होते, जिस कॉइल में करंट उसी का फ्लक्स निकाल रहे होते, तो आप phi इज इक्वल टू LI कहते। अब जहां करंट है अगर उसके आसपास किसी अरेंजमेंट में फ्लक्स निकाल दो तो phi को MI कहना पड़ेगा, म्यूचुअल इफेक्ट देखना है, और I को I से कैंसिल कर देंगे। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू N2 म्यू नॉट, ये N1 है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पाई R2 स्क्वायर। So mutual inductance of this given arrangement is mu naught N1 N2 pi R2 square upon L, जहां L लेंथ ऑफ द कॉइल्स है। ये होगा इस सवाल का आंसर। जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए यस और नो। कोई डाउट किसी बच्चे को? म्यूचुअल इंडक्टेंस इज म्यू नॉट N1 N2 pi R2 स्क्वायर अपॉन L। क्लियर टू ऑल? चलिए एक और ट्राई करते हैं। बच्चों ये एक कॉइल है और इस कॉइल की जो रेडियस है वो है R1, और यहाँ एक और कॉइल है सेंटर के पास रखा हुआ छोटा सा, इसकी रेडियस है R2। R2 काफी छोटा है R1 से। नंबर ऑफ टर्न्स इसके हैं N1, इसके हैं N2। फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर म्यूचुअल निकालना है तो करंट बाहर वाले में
अगर ली है तो अब फ्लक्स मैं अंदर वाले का निकालूंगा, क्योंकि म्यूचुअल निकालना है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला NBA, NBA। अंदर वाले का फ्लक्स निकाल रहे हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स अंदर वाले के ही लेंगे, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड वो लेंगे जो बाहर वाले सर्कुलर कॉइल से आएगा, और एरिया अंदर वाले का ही लिया जाएगा। फाई इज इक्वल टू NBA, जिसका फ्लक्स निकाल दें उसी के नंबर ऑफ टर्न्स उसी का एरिया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअल अगर आप निकाल दें तो वो लिया जाएगा जो किसी एडजेसेंट आसपास वाले कॉइल से आया है। सो N2 सर्कुलर कॉइल से आने वाला मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2R मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ टर्न्स, और एरिया होगा पाई R2 स्क्वायर। क्योंकि आप म्यूचुअल कैलकुलेट कर रहे हैं तो फ्लक्स को आप MI लिख सकते हैं, I को I से कैंसिल कर दीजिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट N1 N2 म्यू नॉट N1 N2 बाई R2 स्क्वायर अपॉन 2R1 म्यूचुअल इंडक्टेंस। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में आके समझ में आया या नहीं। थैंक यू। अब एक सवाल आप ट्राई कर लीजिए। ये करंट है I नॉट और पास में रखा है एक क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप यहां से D डिस्टेंस पर रखा है और इसकी साइड है L। सवाल है फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। अमूल्य और ध्रुव कुछ सवाल पूछ रहे हैं, दोनों को अनम्यूट करके मैं बोलता हूं, तब तक सब बच्चे इस सवाल को नोट कर लो। मुझे म्यूचुअल इंडक्टेंस चाहिए इस अरेंजमेंट का, म्यूचुअल इंडक्टेंस। यस अमूल्य, क्या पूछ रहे थे बताइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर जो नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं पर यूनिट, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसमें N1 अपॉन 2 पाई R1 आएगा ना शायद किस जगह? इसी क्वेश्चंस में। इसमें? यस सर। इसमें कहाँ लेते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बताओ। जब B निकालते हैं बेटा मैग्नेटिक फील्ड। वो बच्चे सोलेनॉइड में होता है। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट Ni, जहाँ पे N होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ पे तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स होता है। ओके सर। हाँ सर्कुलर सर। कॉइल भूल तो नहीं गए हो? नहीं सर नहीं, वो हाँ, किसी एक कॉइल का म्यू नॉट I/2R होता है। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N है तो N से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ओके सर। है ना। वो पर यूनिट लेंथ आपको सोलेनॉइड का याद आ रहा है। ओके अमूल्य। यस सर। यस ध्रुव, हाथ उठा, कहाँ पर है तू? बोल बेटा। हेलो सर। हेलो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ, आपने क्वेश्चन में दिया है कि R2 बहुत छोटी है R1 से। किसके रेस्पेक्ट में नेग्लेक्ट करूं? नहीं, R2 स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम? किसके रेस्पेक्ट में? क्या ऐसा अगर लिखा है ऑप्शन R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर? तब तो मैं R2 स्क्वायर को नेग्लेक्ट करके अप्रोक्सीमेटली R1 स्क्वायर लिख देता। किसके ओके रेस्पेक्ट में सर। नेग्लेक्ट करूं? समझ रहा है ना, इंडिपेंडेंट टर्म लिखी है, क्या जरूरत है भाई? वो नेग्लेक्ट वगैरह सिंप्लीफिकेशन के लिए करते हो ना, ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। ओके सर। हाँ, वो लिखने का तो पर्पज ये था कि आप जानते हो किसी कॉइल के सेंटर पे होता है मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I/2R एक्चुअली। ठीक है तो सर। R2 बहुत छोटा है R1 से, कहने का मतलब ये था कि ये पूरी जगह ही सेंटर के बहुत आसपास मान लो, जिससे जो सेंटर पे होता है वही मैग्नेटिक फील्ड हर जगह मान लो। ओके। समझ गया? यस सर। ओके। चलिए बच्चों, इस सवाल का आंसर दीजिए। मुझे चाहिए म्यूचुअल इंडक्टेंस। तुम्हारे पास है 2 मिनट। मैंने पूरे 3 सवाल करवा दिए, आई होप उसके बाद मैंने तुम्हें दिया है सवाल करने के लिए।
आज ही हुआ किसी बच्चे से? एनीवन? ठीक है मूल्य, मैच करते हैं फिर। म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा हूं, तो करंट दे रखी है यहां पे, तो फ्लक्स निकालूंगा इसका। कैसे निकालेंगे? NBA से, नंबर ऑफ टर्न्स तो दे नहीं रखे तो 1 ही मानेंगे। लेकिन आप जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह सेम थोड़ी होगा भाई। इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड अभी आने वाला है वो इस करंट से आएगा ना। ये जो स्क्वायर लूप आपको नजर आ रहा है, ठीक है, मैं स्क्वायर लूप का फ्लक्स निकाल रहा हूं, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो कि दिए नहीं है तो 1 मान लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रखूं, बताओ क्या रखूं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू? वो मैग्नेटिक फील्ड जो पास में जो वायर है उससे आया, और जो पास में वायर रखी है, आप किसी वायर का मैग्नेटिक फील्ड जानते हैं कि वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वायर का मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह अलग अलग होगा ना, डी डिस्टेंस पे अलग होगा, डी प्लस एल बाई 2 पे अलग होगा, डी प्लस एल पे अलग अलग होगा। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या रखूंगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अलग अलग होगा, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। बात समझ में आई या नहीं? बात समझ में आई? इंटीग्रेशन से होगा सवाल, सीधा मैग्नेटिक फील्ड नहीं पुट कर सकते यहाँ पे। यस, इंटीग्रेशन से होगा। तो दैट इज वाई आप सबसे पहले यहाँ कहीं एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, ऐसा। मान लीजिए ये एलिमेंट आपकी वायर से x डिस्टेंस पर है, और इसकी जो विड्थ है वो dx है। ये जो एलिमेंट है इसकी बात कर रहा हूं। तो कितना फ्लक्स, द फ्लक्स लिंक्ड विद दिस एलिमेंट, फ्लक्स, तो NBA नंबर ऑफ टर्न्स तो 1 लेंगे, गिवन नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड ये वायर x डिस्टेंस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड देगी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, डिस्टेंस की जगह x रख देंगे, इतना होगा मैग्नेटिक फील्ड इस जगह जहां पे एलिमेंट लिया है, मल्टीप्लाइड विद एरिया। तो एरिया ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट एक स्ट्रिप की तरह है जिसकी लेंथ मुझे L और विड्थ dx दिख रही है, लेंथ इनटू विड्थ। पहले यहां तक रिस्पॉन्स दीजिए, आपको ये बात समझ में आई या नहीं? क्योंकि वायर का मैग्नेटिक फील्ड हर जगह अलग अलग होगा, इसलिए मैं मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखूं, तो मुझे एलिमेंट लेना पड़ा, और एलिमेंट x डिस्टेंस पे है, तो मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई x, और एरिया हो गया L dx, राइट। सो d phi इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट L अपॉन 2 पाई dx अपॉन x, इंटीग्रेट। अब लिमिट रखेंगे, तो आप लूप का फ्लक्स निकाल दें। बताइए लूप स्टार्ट कहां से हुआ, यहां से, इस जगह से स्टार्ट हुआ, तो ये जगह वायर से कितना दूर है, d। तो जहां से स्टार्ट हुआ है लूप वो जगह है d, और लूप खत्म कहां पर हुआ है, यहां पर, यहां पर, और ये जगह वायर से कितना दूर है, दिस वन, ये जगह है d प्लस एल। तो लिमिट है d से d प्लस एल। सो म्यू नॉट आई नॉट एल अपॉन 2 पाई dx अपॉन x, नेचुरल लॉग ऑफ x, d2 d प्लस एल। म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल रहे हैं आप, फाई की जगह लिख सकते हैं mi, फाई की जगह लिख सकते हैं mi, करंट की जो भी वैल्यू दे रखी थी आपने सपोज की थी, म्यू नॉट आई नॉट एल अपॉन 2 पाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आई नॉट से कैंसिल, म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यू नॉट एल अपॉन 2 पाई, log a minus log b is log a upon b, d plus l upon d। या आप लिख सकते हैं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू म्यू नॉट एल अपॉन 2 पाई लॉग बेस सी, मतलब नेचुरल लॉग, लॉग बेस सी को ऐसे लिख सकते हैं, नेचुरल लॉग डी अपॉन डी प्लस एल अपॉन डी। हाथ उठाइए कौन कौन बच्चा सही था। ध्रुव अग्रवाल, हर्षित, पलक श्रीवास्तव, अमूल्य भड़ाना, ओके जी।
बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल सॉल्व किया तुम लोगों ने, कमाल ही कर दिया। पूछना किसी को कुछ? तो बच्चों ये थे सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस। मान लीजिए ये हमारे पास एक इंडक्टर है, जिस चीज का सेल्फ इंडक्टेंस होता है उसको हम इंडक्टर भी कह सकते हैं। सोलेनॉइड है, लेकिन देखिए मैंने क्या नाम यूज किया अभी उसके लिए, इंडक्टर, और मैं कॉइल भी कह रहा हूं उसको। तो ये एक इंडक्टर है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, और ये एक इंडक्टर है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। हर किसी कॉइल का एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है, जैसा कि हमने कल कैलकुलेट भी किया था। तो इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है। ये दोनों ऐसे लगे हुए हैं। तो पहले तो ये बता दीजिए कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल? इंडक्टर्स सीरीज में है या पैरेलल में है? इंडक्टर्स सीरीज में है या पैरेलल में है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, सीरीज में है, क्योंकि जो करंट L1 में जाएगी वही करंट L2 में जाएगी, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, आपने ठीक कहा। तो यहां पूछा जा सकता है इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस बताइए। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता था, इसी तरह से इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस बताइए, ये आपसे पूछा जा सकता है। मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर इतनी ही करंट किस इंडक्टर में जाए, इतनी ही करंट किस इंडक्टर में जाए कि जो इफेक्ट है इन दोनों का और इस अकेले का वो बराबर हो, ऐसे केस में उसको L इक्विवेलेंट कहा जाएगा। राइट, ये मीनिंग हुआ इसका। तो L इक्विवेलेंट कितना, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चों अगर ये करंट चेंज होगी, अगर ये वाली करंट चेंज होगी, तो इस ब्रांच में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? तो इस करंट के चेंज होने से, ये बताइए, इस करंट के चेंज होने से जब ये करंट इस कॉइल में जाएगी तो इसका अपना सेल्फ इंडक्शन होगा, और सेल्फ इंडक्शन होगा तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? -L di/dt से, यस और नो? जल्दी से बताओ। जब ये करंट चेंज होगी, तो जब पहले कॉइल का करंट बदलेगा तो पहले कॉइल का खुद का सेल्फ इंडक्शन होगा, और जिस टाइम पहले का सेल्फ इंडक्शन हो रहा होगा तो वो पड़ोसी का म्यूचुअल इंडक्शन कर रहा होगा। जल्दी से बोलो यस और नो। जब पहले का सेल्फ इंडक्शन हो रहा होगा तो वो पड़ोसी का म्यूचुअल इंडक्शन कर रहा होगा। रिप्लाई सबका नहीं आ रहा भाई? सबका नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूं। पड़ोसी का म्यूचुअल इंडक्शन होगा। ओके। और सीरीज में करंट सेम, तो अब यही करंट आगे पहुंची। सीरीज में करंट सेम, अब यही करंट आगे पहुंची और L2 में पहुंची, और करंट तो चेंज हो रही है, सेम ही तो करंट है, करंट तो चेंज हो रही है। तो अगर करंट चेंज हो रही है तो अब सेकंड कॉइल का सेल्फ इंडक्शन होगा, और जब सेकंड का सेल्फ इंडक्शन हो रहा होगा तो वो पहले वाले का म्यूचुअल इंडक्शन करेगा। बताइए यस और नो? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है तो सेम करंट दोनों में जा रही है, तो जो भी करंट का चेंज आ रहा है वो दोनों में आ रहा है। तो पहले वाला अपना सेल्फ कर रहा है, पड़ोसी का म्यूचुअल, ऐसे ही दूसरे वाला अपना सेल्फ कर रहा है, पड़ोसी का म्यूचुअल। ये इस पूरी ब्रांच का नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। बोलो मानते हो? मानते हो ना? अरे मानते हो ना तुम? तो इक्विवेलेंट का क्या मतलब है कि इन दोनों को अगर एक से रिप्लेस कर दिया जाए, तो लो मैंने एक से रिप्लेस कर दिया, उन दोनों को मैंने एक से रिप्लेस कर दिया। अगर उन दोनों को एक से रिप्लेस कर दिया जाए तो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना ही आना चाहिए जितना वहां पे सिस्टम का आ रहा था। तो अब जरा इस वाले को देखना भाई, जब मैंने एक से रिप्लेस कर दिया तो अब तो यहाँ दो है ही नहीं, अब तो म्यूचुअल का सवाल ही नहीं उठता। तो जब वही करंट अब यहां पर चेंज होगी तो इस करंट के चेंज होने से इसका क्या होगा? इंडक्शन। कौन सा इंडक्शन? सेल्फ। अब तो एक ही है ना, दो को एक से रिप्लेस कर दिया तो उसका सेल्फ इंडक्शन होगा।
सेल्फ इंडक्शन होगा तो माइनस एल डी आई बाई डी टी, इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो इस अकेले से आने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ उस पूरी ब्रांच के इंड्यूस्ड ईएमएफ के बराबर होना चाहिए, तब कहा जाएगा कि उसके इक्विवेलेंट है। तो डी आई बाई डी टी कॉमन और कैंसिल, L1 प्लस L2 प्लस 2m इज इक्वल टू L इक्विवेलेंट। ये इस ब्रांच का इक्विवेलेंट सेल्फ इंडक्टेंस हुआ। एक बार बच्चों दोबारा देख लो, ध्रुव दोबारा समझ लो। यहां पर ये एक कॉइल लगा हुआ है और ये एक दूसरा कॉइल लगा हुआ है। इसका सेल्फ इंडक्टेंस इंडिपेंडेंट L1 है और इसका अपना L2 है। इसमें जो करंट होगी वही L1 में होगी और वही L2 में होगी। तो अगर ये करंट चेंज होने लगे, तो इस ब्रांच में नेट कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? तो देखो जी, करंट इसमें भी चेंज होगी और इसमें भी चेंज होगी क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो पहले वाला अपना सेल्फ इंडक्शन करेगा, दूसरे वाला अपना सेल्फ इंडक्शन करेगा। लेकिन जब पहले का सेल्फ इंडक्शन हो रहा होगा तो उसका इफेक्ट पड़ोसी में भी जा रहा होगा, तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा पड़ोसी का। और जब पड़ोसी का सेल्फ इंडक्शन हो रहा होगा तो वो पहले वाले का म्यूचुअल इंडक्शन करेगा। जब प्राइमरी कॉइल का सेल्फ इंडक्शन हो रहा होता है तो सेकेंडरी का एट द सेम टाइम म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा होता है। ऐसे जब सेकेंडरी का सेल्फ इंडक्शन हो रहा होगा तो वो प्राइमरी का म्यूचुअल इंडक्शन भी कर रहा होगा। तो ये इसका नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। आपसे कहा गया इक्विवेलेंट बताइए, मतलब इन दोनों को किसी एक कॉइल से रिप्लेस कर दीजिए। तो इन दोनों को रिप्लेस करके जो एक कॉइल आएगा, मान लीजिए उसका सेल्फ इंडक्टेंस L इक्विवेलेंट होगा। तो अब जो करंट उस अरेंजमेंट में थी, अगर वही करंट उसी रेट से यहाँ पे चेंज हो तो कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? माइनस एल डी आई बाई डी टी, क्योंकि अब तो अकेला एक ही कॉइल है तो सिर्फ सेल्फ ही होगा। म्यूचुअल तो तब होता है जब कम से कम दो हो। तो अब जो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ आया, वो पहले जो नेट इंड्यूस्ड ईएमएफ था वो बराबर होना चाहिए, तभी कहा जाएगा कि इसका इक्विवेलेंट है ये। डी आई बाई डी टी कॉमन और कैंसिल कर दिया तो L इक्विवेलेंट की वैल्यू आप देख सकते हैं L1 प्लस L2 प्लस 2m। अब समझ में आ गया हो तो हाथ उठा दो। ठीक है जी। तो L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 प्लस 2m, L1 प्लस L2 प्लस 2m। तो जब दो इंडक्टर सीरीज में होते हैं, तो ये L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला हुआ, राइट? ओके। अच्छा, मान लो बच्चों ये जो अरेंजमेंट मैंने अभी ऐसे बनाया था, अगर ये अरेंजमेंट ऐसे होता, क्या ये सेम बात है या कुछ फर्क है? कुछ फर्क है क्या? बताना। दोनों अरेंजमेंट में कुछ फर्क है क्या? बोलो भाई। है। यस, ये करंट और ये करंट सेम है, मैं मानता हूं। इसमें भी ये करंट और ये करंट सेम है, मैं मानता हूं। लेकिन अगर यहां पे क्लॉकवाइज है तो इधर भी तो क्लॉकवाइज ही है। इस अरेंजमेंट में अगर यहां से करंट ऐसे क्लॉकवाइज है तो ये देखो यहां से भी फिर क्लॉकवाइज ही है। लेकिन इस अरेंजमेंट में यहां से तो क्लॉकवाइज पर ऐसे जाके वापस आई है, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो गई। बताओ जल्दी से यस और नो। है सीरीज ही कॉम्बिनेशन, है सीरीज ही कॉम्बिनेशन, दोनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन है, लेकिन एक फर्क है, दिख गया? तो इस केस में तो L इक्विवेलेंट हम लोगों ने निकाल लिया L1 प्लस L2 प्लस 2m, ये हमने निकाल लिया अभी ऊपर।
लेकिन बच्चों इस केस में L इक्विवेलेंट होगा L1 प्लस L2 माइनस 2m, क्योंकि म्यूचुअल इफेक्ट उल्टा जाएगा। यहाँ पे क्लॉकवाइज करंट है तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज है। तो जब इसका इफेक्ट बढ़ेगा तो इसका नेट कम हो रहा होगा, एंड वाइस वर्सा, इसलिए म्यूचुअल इफेक्ट उल्टा जाएगा। तो L इक्विवेलेंट निकालते हुए याद रखना, अगर ऐसा डायग्राम गिवन है तो ये आंसर होगा, L इक्विवेलेंट निकालते हुए ये होगा, और अगर ऐसा डायग्राम है तो ये होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? बस ऐसे ही डायग्राम बना के नोट कर दो। और अगर सवाल में ये लैंग्वेज दे रखी हो, इफ कॉइल्स आर क्वाइट अपार्ट, इफ कॉइल्स आर क्वाइट अपार्ट, अगर ऐसे बोल रखा है कि कॉइल्स एक दूसरे से काफी दूर हैं, इफ कॉइल्स आर क्वाइट अपार्ट, तो इसका ये मतलब हुआ कि एक का इफेक्ट दूसरे तक नहीं जाएगा, एक का इफेक्ट दूसरे तक नहीं जाएगा, ये मीनिंग है इस लैंग्वेज का। इफ कॉइल्स आर क्वाइट अपार्ट, तो फिर एक का इफेक्ट दूसरे तक नहीं जाएगा, तो m को 0 पुट कर देंगे। तो ऐसे केस में L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 ही रहेगा। नोट हो गया? इस केस में L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 होगा। ये था बच्चों सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन तो वापस सुन लो, एक बार वापस सुन लो, लिखना बंद कर दो। सीरीज कॉम्बिनेशन वापस सुन लो, जब दो इंडक्टर्स सीरीज में होते हैं तो दो तरीके के डायग्राम वो आपको दे सकता है। दिस इज L1 एंड दिस इज L2। इस केस में L इक्विवेलेंट होगा L1 प्लस L2 प्लस 2m, और इस केस में होगा L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 माइनस 2m। कहां से आया सब वो सब मैं बता चुका। लेकिन अगर ये कह दिया जाए कि कॉइल्स दूर हैं, इफ कॉइल्स आर अपार्ट, तो ऐसे केस में m को नियरली 0 पुट कर दिया जाएगा, और दोनों ही केस में फॉर्मूला सेम नजर आएगा, L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2, L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2, दोनों ही केस में सेम फॉर्मूला आ जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। गॉट इट? तो ये बिल्कुल वैसे ही था जैसे रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तब भी तो आप यही करते हो, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, यही तो करते हो। इसी तरीके से बच्चों ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये है L1, ये है L2, L1 और L2, लाइक दिस। L1 और L2 इस तरह से पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इस केस में L इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा 1 अपॉन L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2। ये शायद आप समझ गए होंगे कि कहां से आया, क्योंकि I जो है वो I1 प्लस I2 है, तो di अपॉन dt जो होगा, दोनों तरफ d बाई dt कर दिया, d बाई dt ऑफ I1 प्लस d बाई dt ऑफ I2 होगा। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लगा के डिफरेंशिएटिंग, ये इक्वेशन आ जाएगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो फॉर्मूला होता है वो माइनस L di बाई dt होता है। तो di बाई dt की जगह मैं E बाई L लिख सकता हूँ। तो इसकी जगह तो लिख दिया E बाई L1, इसकी जगह लिख दिया E बाई L2, और इसकी जगह लिख दिया E अपॉन L इक्विवेलेंट। समझ गए? ये आ गया, और E हो गया कॉमन और कैंसिल, 1 अपॉन L इक्विवेलेंट आ गया 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2।
बोलो बच्चों, समझ आ गया? रुद्रांश, तुझे बड़ा मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक सुनाई दे रहा है? अरे है एक शैतान मेरे घर में, वही खेल रहा है ये। आज एक्चुअली ऑफिस में नहीं हूँ, घर पे हूँ, घर से क्लास ले रहा हूँ। और जब भी मैं घर पे होके तुम्हें पढ़ा रहा होता हूँ तो ये बस बराबर में आके बैठ जाता है। अब अगर मैं इससे गेम छीन लूंगा तो ये पढ़ाने ही नहीं देगा, तुम्हें इतनी बातें सुनाएगा ये। हाँ यस विनायक, यस यू आर राइट। तो ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1/L इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2। ठीक है, तो बिल्कुल रेजिस्टेंस की तरह होता है, एकदम रेजिस्टेंस की तरह होता है। ना बेटा, इसमें नहीं आता म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला फैक्टर, क्योंकि आप जानते हो कि जैसे कोई एक सोलेनॉइड में बना रहा हूं ऐसे, ये वाला ऐसे, तो यहां से करंट अंदर जा रही है और यहां से बाहर आ रही है। तो एडजेसेंट इफेक्ट जो है ना, तो जितना इनवर्ड से आएगा उतना आउटवर्ड से तो कैंसिल होता रहता है नियरली। समझ गए? तो इसलिए उसमें म्यूचुअल हमेशा ही नेग्लिजिबल है। एक सवाल लिखेंगे सब। ये है एक रेजिस्टेंस, यहां पर लगी हुई है एक सेल, और यहां लगा हुआ है एक इंडक्टर, ऐसे। रेजिस्टेंस है 10 ओम, सेल है 10 वोल्ट, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस है 2 मिली हेनरी, और करंट की वैल्यू है I इस तरह। यहां पर लिखा है A, टर्मिनल A, और यहां पर लिखा है टर्मिनल B, टर्मिनल A, टर्मिनल B। लैंग्वेज लिखिए, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। Find potential difference between A and B. Find potential difference between A and B at the moment. At the moment, when current in the branch is 5 ampere, when current in the branch is 5 ampere and increasing with the rate, and increasing with the rate 1000 ampere per second, 1000 ampere per second. तो मैंने ये कहा बच्चों कि find potential difference between A and B. Find potential difference between A and B at the moment when current in the branch is 5 ampere and increasing with the rate 1000 ampere per second. रेजिस्टेंस की जगह कैपेसिटर हो सकता है विनायक, उस केस में चार्ज फ्लो दे देगा Q by C, पोटेंशियल Q by C से निकाल सकते हो जिससे आप। तो शुरू करें बच्चों।
तो इस टाइम करंट की जो वैल्यू है वो 5 एम्पियर है। अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात, करंट की वैल्यू 5 एम्पियर है। पढ़ना सवाल, इंक्रीजिंग करंट है या डिक्रीजिंग करंट है, ये पढ़ के बता दो। करंट इंक्रीजिंग विद सम रेट दिया है या डिक्रीजिंग विद सम रेट दिया है? इंक्रीजिंग ना। और लेंजलो कहता है अपोज द कॉज, लेंजलो कहता है अपोज द कॉज। तो ये जो इंडक्टर लगा हुआ है इससे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, कितना? एल डी आई बाई डी टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। तो मैं इसको एक सेल से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि इससे एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा ना। तो जो भी आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ दे रहा है भाई, जैसे वो मूविंग कंडक्टर देता था उसको सेल से रिप्लेस कर देते थे, अब यहाँ पे इंडक्टर आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ दे रहा है तो इसको सेल से रिप्लेस कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि सेल कैसे बनाऊं? क्या मैं सेल ऐसे बनाऊं या फिर मैं सेल ऐसे बनाऊं? ये तो सेल ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस गिवन है। यहाँ पे करंट 5 एम्पियर है और करंट इंक्रीज हो रही है, करंट चेंज हो रही है। अगर करंट चेंज हो रही है तो डी बाई डी टी प्रेजेंट है, तो डी बाई डी टी प्रेजेंट है तो इंडक्टर सेल्फ इंडक्टर एक इंड्यूस्ड डीएमएफ देगा। हम इसको एक सेल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सेल जब मैं बनाऊंगा सर्किट में तो कैसे बनाऊंगा? ये दो तरीके हो सकते हैं। तो कैसे बनाऊंगा? तो मुझे याद आया, अपोज द कॉज। और कॉज है कि ये वाली करंट बढ़ रही है। तो अगर ये वाली करंट बढ़ रही है और तुमने बैटरी ऐसे बना दी तो ये भी चाहेगी कि इसकी पॉजिटिव प्लेट से करंट निकले, तब तो ये इस वाली करंट को सपोर्ट करेगी। बोलो यस और नो, बोलो जल्दी से, बात समझ में आई है नहीं? भाई लेंजलो कहता है अपोज द कॉज, तो तुमने तो बैटरी ऐसे बना दी तो ये भी चाहेगी इसकी पॉजिटिव प्लेट से करंट निकले, तो ये तो उसी करंट को और सपोर्ट करने लगी। वो तो पहले से ही बढ़ रही है, ये और सपोर्ट करने लगी। मतलब ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे बनाएंगे बैटरी जिससे बढ़ती हुई करंट का अपोज हो सके। और इसका जो ईएमएफ आएगा वो आएगा कितना? एल डी आई बाई डी टी। एक मिनट बच्चों जरा होल्ड करना। बोल भाई, ये ऑफिस है मेरा, चुप बैठ जा 2 मिनट। एल डी आई बाई डी टी, गेम खेल लेना तू। हाँ जी, तो एल डी आई बाई डी टी, और एल की जो वैल्यू है वो है 2 मिली हेनरी, और डी आई बाई डी नहीं बोल लिया मैंने, डाटा कहाँ, मैंने उसको बोला है कि तू गेम खेल ले भाई। एल की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ और डी आई बाई डी टी, डी आई बाई डी टी मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट दिया है 1000 एम्पियर पर सेकेंड। 1000 एम्पियर पर सेकेंड, 10⁻³ से 10⁻+3 कैंसिल और ये 2 वोल्ट आया। जल्दी से बताओ यस और नो, बात समझ में आई है नहीं? जल्दी 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 बोलो। ये 2 वोल्ट आया, एल डी आई बाई डी टी है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड, क्योंकि वो देखो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है ना, तो माइनस यही तो कहता है अपोज द कॉज। तो उस माइनस की वजह से ही तो मैंने बैटरी सोच के बनाई है कि कैसे बनानी है। अब इस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना होगा? एल डी आई बाई डी टी, एल इज 2 मिली हेनरी और डी आई बाई डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1000 एम्पियर पर सेकेंड है, उसको 1000 लिख दिया है तो 2 वोल्ट आ गया है। और ये रेजिस्टेंस है भाई 10 ओम, और ये 10 वोल्ट ऑलरेडी दे रखा है और ये 2 वोल्ट आया है। ओके, और करंट ऐसे दे रखी है, इस मोमेंट पे करंट 5 एम्पियर है। यहाँ पे लिखा है ए और यहाँ पे लिखा है बी। चलो किरचॉफ लॉ लगा दो। अब लगा दो किरचॉफ लॉ। वी ए माइनस आई आर -10 -2 इज इक्वल टू वी बी। समझ गए? वी ए माइनस आई आर, यहाँ पहुंचे बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट -10, बड़ी प्लेट से छोटी प्लेट -2, तो -62 आ रहा है ना, इज इक्वल टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी आ रहा है 62 वोल्ट। पूछो किसी को कुछ पूछना हो तो। वी ए माइनस वी बी इज 62 वोल्ट।
कैफ वो दे रखा था ना, कैफ वो दे रखा था ना, L2 मिली हेनरी गिवन था सवाल में, तो मिली 10⁻³ ऐसे। लो जी एक बार और ट्राई करो। ये एक सेल है, ओके रुद्रांश, कल की रिकॉर्डिंग अभी अपलोड हुई नहीं है क्या? ये एक रेजिस्टेंस है, ओके ओके, हो जाएगी बेटा। ये एक और सेल है, ये रेजिस्टेंस है, ये इंडक्टर है। यहां लिखा है ए, यहां लिखा है बी। और आज नमन के सिग्नल ठीक नहीं है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के गया है कि सर प्लीज आज मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगा, और उसको पता ही नहीं आज रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रही। आज रिकॉर्डिंग हम भेज ही नहीं पाएंगे। ये है 15 वोल्ट, और ये रेजिस्टेंस यहाँ पे जो लगा हुआ है ये है 4 ओम, 4 ओम। और यहाँ पे 5 वोल्ट की ये सेल है, 5 वोल्ट। और ये है 3 मिली हेनरी। और लैंग्वेज लिखिए, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी at the moment when, at the moment when current in the branch, current in the branch is 2 ampere, current in the branch is 2 ampere and decreasing, and decreasing with a rate of, with a rate of 500 ampere per second, 500 ampere per second। मैंने कहा decreasing at the rate of 500 ampere per second। तुम ट्राई करो, you have 1 minute। Okay, Spardha, let me check it is -3.5 or not। तो सबसे पहले तो E इज इक्वल टू -L/di/dt होता है, वो माइनस प्लस तो हम सोच के लिख देंगे। मैग्नीट्यूड देख लेते हैं। तो सेल्फ इंडक्टेंस 3 मिली हेनरी है, और di/dt बोला था 500 एम्पियर पर सेकेंड, 500 एम्पियर पर सेकेंड। तो 1500 इंटू 10⁻³ ये 1.5 आएगा, ये 1.5 आएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, है ना। और बच्चों ये करंट इस टाइम मैंने बोला डिक्रीज हो रही है, तो अपोज द कॉज, तो इसी को इंक्रीज करना इफेक्ट होना चाहिए, तो यही बढ़ानी है। तो इसलिए जब आप इसको यहां से हटाएं और इसकी जगह आप एक सेल बनाएं, तो सेल ऐसे बनाएं, ऐसे, इससे यही वाली करंट और बढ़ेगी, और इसका ईएमएफ आएगा 1.5 वोल्ट, ठीक है ना। नाउ VA प्लस 15 माइनस IR माइनस 5
minus 1.5 is equal to VB. राइट ना? ठीक कर रहा हूं ना? तो VA plus 15, 8 plus 5 13, 13 और 1.5 14.5 minus 14.5 is equal to VB. VA plus 0.5 is VB. VA minus VB is minus 0.5. क्या है प्लस 1.5? क्या कह रहे हो तुम? कुछ गलती की मैंने? अच्छा मैं चेक कर लेता हूं. E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी. एल है 3 मिली हेनरी, डी आई बाई डी टी, तो ये तो 1.5 वोल्ट है. बताओ, ये तो 1.5 वोल्ट. एक मिनट होल्ड करना है, फिर शुरू हो गया. हाँ बच्चों, तो कहाँ थे हम? हाँ जी हाँ. तो ये आ गया 1.5 वोल्ट. चलिए, VA प्लस 15 माइनस IR माइनस 5. हाँ, ये प्लस 1.5 होगा. ये प्लस 1.5 होगा इज इक्वल टू VB. तो VA प्लस 15. ओके, तो 15 और 1.5 16.5 हो जाएगा. जी हाँ, गलती थी, सुधार लेते हैं. तो बच्चों ये हो जाएगा 15 और 1.5 16.5 और 8 और 5 माइनस 13 इज इक्वल टू VB. चलो अब तो ठीक है. यस स्पर्धा, यू वर राइट. तो VA प्लस 3.5 इज इक्वल टू VB. तो VA माइनस VB इज माइनस 3.5. तो आंसर है बच्चों माइनस 3.5 वोल्ट. ओके जी, माइनस 3.5 वोल्ट. बच्चों ये चैप्टर काफ़ी हद तक हमने अब कवर कर लिया है, और अब बस ये थोड़ा बहुत जो कंपटीशन लेवल पे है, RL कॉम्बिनेशन वगैरह, वो बचा है. तो खैर अभी तो मैं कल 2 क्लास और इस चैप्टर पे लेने वाला हूँ, लेकिन वो जो क्लास होंगी वो कम्प्लीटली आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही होंगी. राइट. चलो, मैं कल की भी वीडियो अपलोड करा दूंगा और ये भी आज ही हो जाएगी. तो दोनों वीडियो आज शाम तक अपलोड करा दूंगा. मिलता हूँ तुमसे कल सेम टाइम. थैंक यू.